हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, हमने गुलाम वंश कर लिया था। गुलाम वंश में हमने बलबन को पढ़ा था, कैकुवाद को पढ़ा था, कैमूर को पढ़ा था। उसके बाद आज हम शुरुआत कर रहे हैं खिलजी वंश की। खिलजी वंश हमने पढ़ा था कि गुलाम वंश 1290 में ख़त्म होता है, तो ये 1290 से स्टार्ट होके 1320 तक चलेगा। कब तक? 1320 तक। इसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे कम समय काल कौन से वंश का रहा? तो खिलजी वंश का। कितने वर्ष? 30 वर्ष तक। 30 वर्ष तक खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करेगा। और हमने पढ़ा था कि खिलजी वंश के संस्थापक ही कौन है? तो कौन थे? फिरोज खिलजी। कौन थे? फिरोज खिलजी। अगर हम इसके पहले के नाम की बात करें तो इसका नाम था मलिक फिरोज। ठीक है, यही जलालुद्दीन के नाम से प्रसिद्ध होएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की अगर हम बात करें तो ये 1293 के अंदर, कब? 1293 के अंदर देवगिरी के ऊपर अटैक करेगा। किसके ऊपर? देवगिरी के ऊपर। देवगिरी महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। तो देवगिरी के ऊपर अटैक करेगा। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सबसे पहले ही ये कहाँ पे जाएगा? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में कहाँ पे अटैक करता है? देवगिरी के ऊपर अटैक करता है। और देवगिरी में ये रामचंद्र देव के ऊपर आक्रमण करेगा। किसके ऊपर? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव के ऊपर अटैक करेगा और इसको यहाँ पे ये हरा देगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसका एक भतीजा होता है। किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन होता है? अलाउद्दीन। कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी। अगर अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो यूपी के अंदर एक जगह पड़ती है कड़ा। कौन सी जगह पड़ती है? कड़ा। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है कड़ा नामक स्थान का इख्तियार होता है। कहाँ का होता है? कड़ा नामक स्थान का इख्तियार होता है। और इसको इख्तियार कौन बनाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसको इख्तियार बनाता है। कहाँ का? कड़ा का। अब 1296 के अंदर एक मंगोलों का फोर्थ अटैक होता है। कौन सा अटैक होता है? फोर्थ अटैक ऑफ मंगोलॉइड। ये 1296 के अंदर मंगोलों का चौथा अटैक होता है, जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर कौन से नंबर का अटैक होता है? थर्ड अटैक। इस मंगोलों के अटैक में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को भेजते हैं। कहाँ पे? इनको हराने के लिए, मंगोलों से टक्कर लेने के लिए भेजता किसको है? अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे जीत जाते हैं, इस लड़ाई में जीतने में सक्षम रहते हैं। और यहाँ से क्या होता है? यहाँ से 2000 सैनिक। कितने सैनिक? 2000 सैनिक। किनके? मंगोलों के। मंगोलों के 2000 सैनिक वापस मंगोलिया ना जाके यहीं पे रहना पसंद करते हैं। और इन्हीं के रहने की जगह देने के लिए, इन्हीं की जगह बनाने के लिए एक शहर बसाया गया, जिसको आज के टाइम में दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा? मंगोलपुरी। और मंगोलपुरी में कौन से मुसलमान हो गए? न्यू मुस्लिम। इनको न्यू मुस्लिम बना के, इनको मुस्लिम धर्म स्वीकार करवा के यहाँ पे इनको रहने के लिए जगह दे दी जाती है। और ये दिल्ली में कौन सी जगह पड़ती है आज के टाइम?
पुरी, और मंगोलपुरी को बसाने वाला ही कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं इसके बाद में हम चलते हैं 1296 से लेकर 1320 तक। 1296 से लेकर 1316 तक 1316 तक। अब हम बात करते हैं किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन की बात करते हैं अब। अलाउद्दीन क्या करता है? अलाउद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की धोखे से हत्या कर देता है। क्या कर देता है? धोखे से किसको मार देता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले क्या करता है? सेना को नगद वेतन देना शुरू कर देता है। सबसे पहला काम ही क्या करता है? सेना को नगद वेतन देता है। दूसरा, स्थायी सेना, ये सेना को स्थायी कर देता है। क्यों? इससे पहले कोई भी सेना स्थायी नहीं थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? सेना को स्थायी बना देता है। और अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन मिलता है जोधपुर अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? जोधपुर अभिलेख में। जोधपुर का जो अभिलेख मिला था, जोधपुर का जो अभिलेख मिला था वो अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। और इसी में जो जोधपुर अभिलेख मिला था उसमें लिखा गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो देवताओं के तुल्य थे, देवताओं के तुल्य, देवताओं के समान माना गया है इनको। देवताओं से इसकी तुलना की गई है। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। इसके बाद में इसके एक दरबारी कवि होते थे जिनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की अगर बात करें तो अमीर खुसरो के को लेके पहला ही क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा रूलर्स के समकालीन से कौन रहे? अमीर खुसरो। सबसे ज़्यादा रूलर्स के समकालीन कौन रहते हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को इतिहास में तोता ए हिंद के नाम से जाना गया। तोता ए हिंद किसके नाम से? तोता ए हिंद के नाम से जाना गया। ठीक है, और सबसे पहले किसके दरबारी कवि थे? दरबारी कवि तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के बने थे, लेकिन इसने अपनी कविताई की शुरुआत कहाँ से की थी? तो बलबन के टाइम से। किसके टाइम से? बलबन के टाइम से। बलबन के काल में ये कविताई करने इसने शुरू की थी। इसके बाद इसको तोता ए हिंद बोला गया। ये इसने क्या किया? इसने दो इंस्ट्रूमेंट बनाए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिनका नाम था एक तो तबला और दूसरा था सितार। एक तो तबला और सितार, दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसने तैयार किए। तीसरे नंबर पर अगर इसकी बात करें तो इसने खड़ी बोली की शुरुआत करी। खड़ी बोली जो हरियाणा में बोली जाती है, खड़ी बोली, उसकी शुरुआत किसने की? वो बनाने वाला ही कौन है? अमीर खुसरो। अगर इसकी आगे हम बात करें तो इसने कव्वाली की शुरुआत भी किसने की? अमीर खुसरो ने। और इससे आगे चलते हैं तो इसने अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि दी थी जिसका नाम है, एक उपाधि दी थी सिकंदर शाहजहाँ, एक मिनट, इसने एक उपाधि दी थी सुल्तान ए जहाँ की उपाधि। कौन सी? सुल्तान ए जहाँ।
सुल्तान जहां की उपाधि किसको दी थी इसने? अलाउद्दीन खिलजी को। और इसने एक काम और किया था, वो क्या था? इसने कश्मीर को स्वर्ग कहा था। कश्मीर को स्वर्ग कहने वाला कौन था? कश्मीर को स्वर्ग कहने वाला कौन था? अमीर खुसरो। अब हमने देखा कि अमीर खुसरो के बारे में ये क्वेश्चन बनते हैं। अमीर खुसरो को क्या बोला गया? तोताए हिंद। इसने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसने बनाए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो कौन से थे? तबला और सितार। उसके बाद में इसने क्या किया? खड़ी बोली का आविष्कार किया। इसने कव्वाली, सबसे पहले कव्वाली का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। इसने सुल्तान जहां की उपाधि किसको दी? अलाउद्दीन खिलजी को। और किसके समकाल, सबसे पहले किसके काल में थे ये? बलबन के काल से शुरू होते हैं। ये अपनी कविताई की शुरुआत कहाँ से करते हैं? बलबन के टाइम से। और इसने कश्मीर को क्या कहा? कश्मीर को स्वर्ग कहा। और एक क्वेश्चन और बनता है कि अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु थे कौन? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। तो अमीर खुसरो के बारे में ये सब क्वेश्चन बनते हैं। बस किसी भी एग्जाम में देखोगे आप तो इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं 1298 के अंदर, एक मिनट, अब हम देखते हैं 1298 के अंदर। 1298 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी अपने गुजरात अभियान के लिए निकलते हैं। कहाँ के लिए? गुजरात अभियान के लिए। कहाँ के लिए निकलते हैं? गुजरात अभियान के लिए। तो गुजरात अभियान के लिए मतलब ये दक्षिण को जीतना चाहते हैं, दक्षिण को अपना करना चाहते हैं, अपना राज्य की सीमाएं, अपनी राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। तो इसलिए गुजरात मिशन पर निकले। और गुजरात मिशन पर इससे एक व्यक्ति मिलता है, जिस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उसका नाम क्या था? मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर। ये एक हिंजड़ा होता है। मलिक काफूर क्या है? एक हिंजड़ा है। लेकिन इसकी लड़ने की शक्ति जो है, जो इसका जो माइंड है, उससे प्रभावित होते हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसको खरीद लेते हैं, ये इस गुलाम को खरीद लेते हैं 1000 दिनार में। किसमें? 1000 दिनार में। तो 1000 दिनार किसको बोला गया है? मलिक काफूर को। ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी इसको अपना सेनापति घोषित कर देते हैं। क्या बना देते हैं इसको? अपना सेनापति। सेनापति किसको बनाते हैं? मलिक काफूर को। किसको बनाते हैं? मलिक काफूर को। ठीक है। इसके बाद में 1303 के अंदर चित्तौड़ अभियान के लिए निकलते हैं। किसके लिए? चित्तौड़ अभियान के लिए। कहाँ के लिए निकलते हैं? चित्तौड़ अभियान के लिए। और चित्तौड़ अभियान में किसकी चर्चा चलती है? तो एक पद्मावती होती है। पद्मावती चित्तौड़ की रानी होती है। और इसके पति का नाम होता है रावल रतन सिंह। ठीक है। अब चित्तौड़ अभियान पर जब ये निकलता है तो इसको पद्मावती पसंद आ जाती है। क्या आ जाती है? पद्मावती पसंद आ जाती है। और ये पद्मावती को पाने के लिए, क्योंकि उस टाइम किसी ने इसको बोला था कि इससे सुंदर कोई नहीं है, तो पद्मावती को पाने के लिए कहाँ पे निकल जाता है? चित्तौड़ अभियान के ऊपर निकल जाता है। ठीक है। और रावल रतन सिंह को बोलता है कि पद्मावती को मेरे को दे दो। लेकिन यहाँ पे इनकी क्या होती है? इनकी लड़ाई होती है। और पद्मावती राव रतन सिंह की पत्नी है। इसका वर्णन और पद्मावती का और चित्तौड़ अभियान का वर्णन ही किसमें मिलता है? पद्मावत में। एक बुक है पद्मावत। कौन सी बुक है? पद्मावत।
तो पद्मावत में इसका पूरा वर्णन मिलता है। और पद्मावत लिखी किसने है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। अब ये कहानी तो चल रही है 1298 की, और ये मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन है? शेरशाह सूरी के। 1940 से 45 के अंदर इसने बुक लिखी थी। 1540 से 1545 के बीच में बुक लिखी थी किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। कौन सी? पद्मावत। ये पद्मावत 1303 में होता है इनका, और लिखी कब गई? 1540 से 45 में, शेरशाह सूरी के काल में, मुगल काल में शेरशाह सूरी के काल में लिखी गई कौन सी बुक? पद्मावत। ठीक है। अब देखते हैं कि जब चित्तौड़ अभियान पर ये निकलते हैं और राव रतन सिंह से इसको पद्मावती को मांगते हैं, तो पद्मावती क्या कर लेती है? ये राव रतन सिंह को तो बंदी बना लेता है, और पद्मावती को हासिल करने के लिए जब अंदर जाता है तो पद्मावती क्या कर लेती है? जौहर। क्या कर लेती है? जौहर। जौहर का मतलब होता है कि अपने आप को अग्नि के हवाले कर देना। ठीक है। तो पद्मावती क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे 1306 के अंदर दक्षिण भारत अभियान की। तेरह सौ छः में दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत अभियान पर निकलता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और दक्षिण भारत अभियान पर ये भेजता ही किसको है? अपने सेनापति को, उनके मलिक काफूर को। किसको भेजता है? मलिक काफूर को। ठीक है। मलिक काफूर को ये भेजता है, और मलिक काफूर को कहाँ पहुँचता है? तेलंगाना। मलिक काफूर तेलंगाना पहुँच जाता है। कहाँ पे? तेलंगाना। ठीक है। तेलंगाना पहुँचने के बाद यहाँ पे काकतीय वंश चल रहा होता है। कहाँ पे? तेलंगाना में। कौन सा? काकतीय वंश। और काकतीय वंश के जो रूलर होते हैं प्रताप रुद्र देव। काकतीय वंश के कौन होते हैं? प्रताप रुद्र देव। और यहाँ पे ये मलिक काफूर प्रताप रुद्र देव को हराते हैं और इनसे कोहिनूर हीरा ले आते हैं। कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा इसे ले आते हैं। अब कोहिनूर हीरे की अगर बात करें तो कोहिनूर हीरा जिस भी मतलब जो जेंट्स के पास जब भी गया है उसकी बर्बादी हुई है। और हम आगे देखेंगे कि जिस भी लेडीज़ के पास ये गया है वो माला माल हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे प्रताप रुद्र देव को हराते हैं कौन? मलिक काफूर, और कोहिनूर हीरा इससे ले आते हैं। अब 1308 के अंदर तेलंगाना के ऊपर अटैक करते हैं फिर से। तेलंगाना के ऊपर अटैक करते हैं कौन? मलिक काफूर। और मलिक काफूर ऐसे करते करते पहुंच जाता है कहाँ पे? रामेश्वरम में। रामेश्वरम पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। रामेश्वरम पड़ता है तमिलनाडु में। और जब ये रामेश्वरम पहुंचते हैं तो रामेश्वरम पहुंच के मलिक काफूर देखते हैं कि इससे आगे तो समुंदर है, पानी ही पानी है। ठीक है। क्या देखते हैं कि आगे पानी ही पानी है, इससे आगे कोई जहां नहीं है। तो इसी बात का पता चलता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को एक उपाधि देते हैं। कौन सी? सिकंदर ए जहां की। सिकंदर ए जहां। किसकी उपाधि देते हैं? सिकंदर ए जहां की। अपने आप को उपाधि देते हैं सिकंदर ए जहां की। उसके बाद में इसने कुछ टैक्सेस लगाए। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के
जो इन्होंने वर्क किए, जो इन्होंने बिल्डिंग बनवाई और कुछ बनवाया, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने, इसने टैक्सेस लगाए कुछ। तो सबसे पहले इसने क्या लगाया? ज़कात। ज़कात मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि ज़कात मुस्लिम लोगों द्वारा दिया जाता है और इसमें कोई भी मुस्लिम अपनी आय का 140 अपनी इनकम का 140 लाइफ में एक बार ज़रूर देगा। तो ज़कात लगाया। उसके बाद में इसने लगाया कौन सा? जजिया। कौन सा कर लगाया? जजिया कर लगाया। कौन सा कर लगाया? जजिया कर। जजिया कर गैर मुसलमानों पे लिया जाता था, 1/2 1/3 इतना ये टैक्स लिया जाता था किनसे? गैर मुसलमानों से। उसके बाद में इसने एक कृषि कर लगाया। कौन सा? कृषि कर। एक इसने लगाया आवास कर। आवास कर को घरई कर बोलते थे, घरई कर। और एक इसने लगाया चरई कर, यानी कि जो घास फूस होता था, जो जानवरों को खिलाया जाता था, उसके ऊपर भी इसने क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। और उस टैक्स का नाम क्या था? चरई कर। इसके बाद में इसने एक डिपार्टमेंट बनाया, जिसका नाम था टैक्स एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था टैक्स एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। तो ये था क्या? इसमें क्या होता था कि इसने पूरी जो मार्केट थी उसमें एक अनाउंसमेंट करवा दी कि जो भी बंदा रेट में गड़बड़ करेगा, तोलने में गड़बड़ करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जितना सामान होगा उससे जितना कम तोल के जो दुकानदार देगा उसका उतना ही मांस का टुकड़ा काट के उसकी भरपाई की जाएगी। तो इसके लिए इसने क्या बना दिया? टैक्स एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। उसके बाद में इसने क्या किया? इसने रेट फिक्स कर दिए। आज के टाइम जो जीएसटी है ये अलाउद्दीन खिलजी ने पहले ही कर दिया था। रेट फिक्स कर दिए कि कोई भी वस्तु हम किसी मार्केट में कहीं से भी खरीदेंगे तो हमें एक रेट में ही मिलेगी। तो क्या कर दिए? वस्तुओं के रेट फिक्स कर दिए। उसके बाद में इसने क्या किया? और जो टैक्स एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आता था, इसका नाम था दीवान ए मुख्तकात। क्या नाम था इसका? दीवान ए मुख्त खराज। क्या नाम था? मुख्त खराज। ये एक डिपार्टमेंट था टैक्स एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, जिसका नाम था दीवान ए मुख्त खराज। तो इसमें जो बेईमान लोग थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया, ताकि लोगों को परेशानी ना हो और लोगों को अच्छे रेट में, फिक्स रेट में वस्तुएं मिल सकें। उसके बाद में हम देखें तो इसने कुछ इमारतें बनवाई। इमारतों का निर्माण करवाया। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। तो सबसे पहली इमारत थी दिल्ली का अलाई दरवाज़ा। सबसे पहली इमारत कौन सी थी? दिल्ली का अलाई दरवाज़ा। दिल्ली का अलाई दरवाज़ा। उसके बाद में अलाई मीनार। अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार और हौज खास, ये सब दिल्ली के अंदर ही हैं। हौज खास और मुद्रास्फीति नियंत्रण बोर्ड। मुद्रास्फीति
नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण डिपार्टमेंट। तो ये सब इसने दिल्ली के अंदर करवाया। सबसे पहले क्या था, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, हौज खास, मुद्रास्फीति नियंत्रण डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो अलाई मीनार और अलाई दरवाज़ा है, या अलाई दरवाज़ा है, ये कुतुब मीनार के परिसर में ही पड़ता है। कुतुब मीनार के परिसर में इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, और इसने इसके बाद में एक काम और किया था, वो क्या है, अलाउद्दीन खिलजी एक अच्छे जानकार थे, अच्छे बुद्धिमान थे। तो इसने जब सेना के लिए नगद वेतन, तो हमने पढ़ा है कि इसने नगद वेतन की शुरुआत की थी, स्थायी सेना भी बना दी थी, और इसने दाग और हुलिया प्रथा, दाग और हुलिया प्रथा का भी निर्माण किया। दाग में क्या था कि घोड़ों को दागने की, इसमें क्या होता था, घोड़ों को एक निशान दे दिया जाता था, घोड़ों के ऊपर एक निशान लगा दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि सेना की जो इनकम थी, सैलरी थी, वो फिक्स हो चुकी थी, नगद वेतन उनको मिलना शुरू हो गया था। तो सेना के लोग क्या करते थे कि एक इक्ते में घोड़ों को गिनती करवा के दूसरे इक्ते में भी वही लोग पहुंच जाते थे, जिसके कारण यहाँ पे क्या किया, उनको दागने की प्रथा शुरू कर दी, ताकि घोड़ों की पहचान की जा सके, ताकि उनको डबल सैलरी ना दी जा सके। उसके बाद में एक हुलिया प्रथा चलाई। हुलिया प्रथा, अगर हम हुलिया प्रथा की बात करें तो हुलिया प्रथा में क्या था कि सेना में जो सैनिक थे वो सैलरी तो ले ही रहे थे। जब भी कोई लड़ाई होती थी, जब भी कोई युद्ध होता था, जब भी कोई अटैक होता था, तो उसमें अपनी जगह पे सेना के जवान दूसरे किसी बंदे को भेज देते थे और उसको कुछ पैसे दे देते थे। इसी चीज़ से बचने के लिए हुलिया प्रथा किसने बनाई, अलाउद्दीन खिलजी ने। हुलिया प्रथा में क्या होता था कि उसका एक स्केच तैयार किया जाता था। क्या, एक स्केच तैयार करवाया जाता था, ताकि कोई भी सेना का सैनिक कोई चाल ना खेल सके, कोई चालबाजी ना कर सके, किसी दूसरे बंदे को अपनी जगह पे ना भेज सके, और सैलरी में कोई गड़बड़ ना हो। इसके लिए इसने क्या करवा दिया, दाग प्रथा और हुलिया प्रथा का निर्माण किया। ठीक है, इसके बाद में 1316 के अंदर क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर ही। और दिल्ली के अंदर ही इनका एक मकबरा बनाया गया। मकबरा है कहाँ पे, कुतुब मीनार के परिसर में। कुतुब मीनार के परिसर में इनका मकबरा है। किनका, अलाउद्दीन खिलजी का। कहाँ पे है, कुतुब मीनार के परिसर में किसका मकबरा है, अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है कब, 1316 के अंदर। ठीक है, आज हमने पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आगे हमारे वंश आएंगे, तुगलक वंश आएंगे, लोधी वंशी पढ़ेंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, इनकी मैं क्वेश्चनरीज दूंगा आपको, जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए। हम सभी क्वेश्चन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।